कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि कोई सा भी अगर मोटर का शुरुआत होता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि मोटर हमारी किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो जो हमारी मोटर है ये किस सिद्धांत पर काम कर रही है, बेसिकली यही सवाल है आपसे, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो अल्टरनेटर का काम करने का सिद्धांत क्या होता है? क्या न्यूटन के नियम पे काम करता है? हम तो न्यूटन के नियम को पढ़ते हैं लेकिन हमें वहां से पता चलता है फोर्स के बारे में, तो ये तो हो नहीं सकता। फोर्स और मोटर अलग अलग चीजें हैं। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर, है ना। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तो हमें समझ में आता है लेकिन इंडक्शन हमें समझ में नहीं आता। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि दो कॉइल आपके पास है, जैसे कि ये दो कॉइल हो गया है ना, ये पहली वाइंडिंग है, पहली कॉइल, और इधर है दूसरी कॉइल। ये दो कॉइल हैं। इन दोनों कॉइलों में से किसी भी एक कॉइल में मैं अगर फेज और न्यूट्रल सप्लाई देता हूं, है ना, यहाँ पर 240 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करता हूं, तो ये जो करंट है इसमें ऑटोमेटिक पास हो जाती है ना। यहाँ तक करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं इंडक्शन। यानी कि बिना स्पर्श किए एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में करंट का फ्लो हो जाना, यानी कि आवेश का ट्रांजैक्शन हो जाना, आवेशों का संचरित हो जाना, है ना, संचरित हो जाना, ये क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं इंडक्शन, जिसको हम प्रेरण भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना। इसी प्रकार से मोटर भी काम करती है। मोटर के जैसे स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है ना मेरे भाई, रोटर वाइंडिंग बिल्कुल अलग होती है, लेकिन फिर भी रोटर वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होता है, करंट फ्लो होती है और टॉर्क डेवलप होती है और मोटर हमारी घूमने लगती है। तो विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर ये काम करती है। क्लियर। जो सवाल हमारा है दूसरे नंबर का है कि एक अल्टरनेटर में उत्पन्न हुई आवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अल्टरनेटर में जो पावर उत्पन्न होती है उस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का परिभाषा आपसे पूछा है, सूत्र पूछा गया है आपसे, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड के नाम से एक दो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए बड़ा एक पुराना हमारा फॉर्मूला है कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। ये बहुत एक चर्चित फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हर कोई जानता है। यहां से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कही जाती है सिंक्रोनस स्पीड। ये सिंक्रोनस स्पीड है। ये है आपकी ध्रुव, यानी कि मोटर कितने ध्रुवों की है ना, ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं आप। और ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कैसे फॉर्मूला फिट करना होगा? F बराबर पोल इंटू गति बटा 120, है ना। ये आपका सूत्र बन गया, है ना। ये आपका क्या बन गया? सूत्र। तो ऑप्शन मैच करा, ये F बराबर PN, है ना, F बराबर PN। ऑप्शन नंबर जो C है ये देखिए, F बराबर PN बटा 120। 120 क्या है? तो 120 है कि जो वाइंडिंग होती है मोटर में, है ना, मोटर में जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग जो मोटर में है ना, आर फेस की वाइंडिंग, जैसे कि ये आर हो गया, वाई फेस की वाइंडिंग हो गई, बी फेस की वाइंडिंग हो गई। ये आर वाई के साथ 120 डिग्री का अंतर में है, वाई बी के साथ 120 डिग्री में, और बी आर के साथ 120 डिग्री के अंतर पे है ना। यही इलेक्ट्रिकल डिफरेंस यहाँ पर 120 के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है? ये कभी चेंज नहीं होता, ये जो पैरामीटर है ये कभी भी चेंज नहीं होता है वाइंडिंग मोटर में, है ना, ये होती है। ठीक है, चलिए। तो
सेशन को कंप्लीटली देखिएगा और लाइक आपको जरूर करते रहना है दोस्तों, है ना। वाकई में आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये क्लास, और बहुत अच्छा तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, एक ही बार में समझ में आ गए। और जितने ऐसे हमारे पुराने छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक बार जरा हर रोज की तरह आज भी दिल का इमोजी शेयर करेंगे मेरे लिए, है ना। और मेरा प्यार आपके साथ सदैव है, ठीक है मेरे भाई। सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तक द्वारा कौन सी शक्ति उत्पन्न की जाती है, कौन सी पावर उत्पन्न की जाती है, एसी पावर, डीसी पावर या एसी डीसी दोनों। जो सवाल नंबर पहला हमारा था उसमें हमने क्या बात किया था, प्रेरण के बारे में। किसके बारे में? हमने प्रेरण के बारे में बात किया था, इंडक्शन। जो भी मशीन इंडक्शन के नियम को मानता है और उस आधार पे काम करता है, वो सदैव प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न करती है ना, प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न करती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, है ना, एसी करंट उत्पन्न करती है। तो हमारी प्रत्यावर्तक जो है, अल्टरनेटर जो है, ये भी इसी नियम पर काम करती है, इसलिए ये केवल एसी सप्लाई ही उत्पन्न करेगी, एसी पावर ही उत्पन्न करेगी। क्लियर है? तो ये कैसी पावर उत्पन्न कर रही है? एसी पावर उत्पन्न कर रही है। और आज के टाइम पे ना जो ज्यादातर अल्टरनेटर हैं, पहले क्या हुआ करता था कि पहले 11,000 वोल्ट पे, है ना, 11,000 वोल्ट पे ये पावर जनरेट होती थी, लेकिन आज के टाइम पे 33,000, है ना, 33 किलो वोल्ट पे पावर जनरेट हो रही है, ठीक है ना। और ये स्टीम पावर प्लांट में हो रही है, स्टीम पावर प्लांट में हो रही है ना। हाइड्रो पावर प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो स्टीम पावर प्लांट के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूं। चलिए, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है कि एसी जनरेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर इनमें से कौन सा है? बताइएगा, रोटर कौन सा है? रोटर आपके पास ऑप्शन में 2 ही है। अब ये कौन सा रोटर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे। तो एसी जनरेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर है, ये है हमारा सेलिएंट ध्रुव रोटर। ये कौन सी है? सेलिएंट ध्रुव रोटर और बेलनाकार पोल रोटर, ये दोनों रोटर होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने की थोड़ा सा आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा करके सवाल किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है ना। तो आपको इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं HPCIL। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी भी आती है ना, यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी भी आती है ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन के नाम से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, HPCIL में इसका यूज किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में हम सेलिएंट पोल रोटर का यूज करते हैं। इसकी पहचान ऐसे की जाती है, अगर आपसे बोले कोई पहचान करने के लिए, है ना, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो पहचान ऐसे करेंगे कि इसका जो व्यास है वो व्यास होती है अधिक। व्यास क्या होती है? अधिक। व्यास का मतलब ये है ना, व्यास अधिक होती है। और इसकी अच्छी लंबाई एक्सियल लेंथ जो होती है वो कम होती है ना, लंबाई कम होती है। अब इसकी व्यास अधिक होती है, तो आप देख रहे होंगे व्यास अधिक है। व्यास अधिक है तो इसमें क्या होंगे? स्लॉट की संख्या अधिक होगी। स्लॉट की संख्या कितनी होगी? अधिक होगी, है ना। और जब स्लॉट की पूछे कितना हो सकता है, तो इसमें से दोस्तों 6 से 40 तक हो सकती है, 6 से 40 तक। और 6 से 40 तक अगर आप इसका आरपीएम निकालेंगे तो लगभग 320 या 350 आरपीएम पर इसकी स्पीड आती है। यानी कि जो एक सीलिंग फैन चलती है ना, उसी स्पीड से ये रोटर घूमती है ना। बहुत ज़्यादा हैवी इसका आकार होता है। अब एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है आपका, ये बताइए कि इसमें इसका यूज तो हो गया, आपने देख लिया, इसको फिट कैसे किया जाता है? तो फिट करने के लिए इसको देखिए, इसको टरबाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। टरबाइन ऊपर होती है और टरबाइन के नीचे, है ना, इस वर्टिकल आकार में इसको लटकाया जाता है। वर्टिकल आकार में ऐसे रहती है और ये घूमती है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है।
इस प्रकार से इसको हम यूज में लेते हैं, है ना। तो देख करके आप ही पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का रोटर है, किस प्रकार का रोटर ये नहीं है, है ना। ज्यादातर यूज आप ध्यान रखिएगा, यूज कहां पर किया जाता है, वहीं से सवाल ज्यादा आपके लिए बनते हैं। क्लियर है। अगला रोटर आपके साथ है, अगला रोटर आपके सामने है। सवाल है आपका कि उच्च गति से प्रचालित अल्टरनेटर अथवा टर्बो अल्टरनेटर के लिए किस तरह का रोटर इस्तेमाल किया जाता है। टर्बो अल्टरनेटर के लिए, ये जो टर्बो अल्टरनेटर है ये स्टीम पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। कहां पर करते हैं, स्टीम पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि स्टीम पावर प्लांट के लिए जो अल्टरनेटर यूज करते हैं उसमें रोटर कौन सा लगा होता है, तो वो होता है आपका चिकनी सतह युक्त रोटर। चिकनी सतह युक्त रोटर कहने का मतलब ये है कि इसको हम सिलेंड्रिकल पोल रोटर भी कहते हैं, है ना। यहां से आप लिखेगा सिलेंड्रिकल पोल रोटर, है ना। ये है हमारी सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो होते हैं, इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास होता है कम और अच्छी लंबाई होती है अधिक। अच्छी लंबाई कैसी होगी, अच्छी लंबाई होगी अधिक। अब इसमें बात यह है ना कि जो स्लॉट की संख्या होती है ना, इसमें जो स्लॉट होते हैं वो कितना होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। स्लॉट 2 से 4 तक ही होते हैं, इसलिए इसकी जो गति होती है वो उच्च होती है। गति क्या होती है, उच्च होती है। इसमें जो स्लॉट होते हैं, इस स्लॉट में वितरण वाइंडिंग, है ना, वितरित वाइंडिंग यूज किया जाता है। वितरित वाइंडिंग इस स्लॉट में डाली जाती है। वितरित वाइंडिंग क्यों डाला जाता है, वितरित वाइंडिंग डालने का हमारा एक ही पर्पज होता है कि इससे जो हमें आउटपुट पावर मिलती है, ये जो आउटपुट पावर मिलती है वो कैसी मिलती है, शुद्ध साइन वाला, शुद्ध साइन वेव वाली, है ना। शुद्ध साइन वेव वाली हमें आउटपुट में पावर मिलती है, इसीलिए हम यहाँ पर वितरित वाइंडिंग करते हैं। लेकिन एक सवाल और आता है आपके लिए कि ये जो रोटर है, रोटर के पूरा भाग 100% भाग में से कितने % भाग में स्लॉट बने होते हैं, तो आप लिखेगा 2/3 भाग, है ना। 2/3 भाग में क्या होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। फिर आप कहेंगे कि बाकी का भाग खाली रहता है, तो बिल्कुल बाकी का भाग खाली रहता है। इसमें 1/3 भाग जो होते हैं ये बिल्कुल बिना स्लॉट वाला होता है, जहां पर कोई वाइंडिंग नहीं रहती। 1/3 भाग जो होता है वो पोल का काम करता है। किसका, वो पोल का कार्य करता है, ठीक है ना। ये आपके लिए एक नई चीज हो गई, ये आपके लिए क्या हो गया, एक नई चीज हो गया। तो ये सारा जो मैं आपके लिए लिखा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, बहुत सारे छात्र वहां पे जुड़े हुए हैं और पीडीएफ जो है वो प्राप्त करते हैं, है ना। पीडीएफ देखिए एक ऐसा आपके प्रिपरेशन का एक ऐसा पैरामीटर है जो रिवीजन के टाइम पे काम आता है, और जब कहीं पे डाउट आता है ना, तो आप उस डाउट को भी पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्लास आप देखेंगे और फिर पीडीएफ आप देख लेंगे, तो फिर आपका सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ठीक है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से प्रत्यावर्तक को किस रूप में रेटिंग किया जाता है। रेटिंग किया जाता है, रेटिंग का मतलब क्या हो गया, रेटिंग का मतलब हो गया कि इसको व्यक्त किस में किया जाता है, व्यक्त किस में किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर में, या किलो वाट एम्पियर में, या फिर किलो हार्स पावर में, या फिर ब्रेक हार्स पावर में, है ना। देखिए चाहे अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो,
ये क्या करते हैं दोनों, जैसे कि अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर आउटपुट में क्या करेगा, अल्टरनेटर आउटपुट में क्या करेगा, ये शक्ति प्रदान करेगा, है ना, ये क्या करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। ये जो शक्ति प्रदान कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं लोड के लिए जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं लोड के लिए जाएगी, और यहाँ पर जो उपभोक्ता है ये इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। अब ये उपभोक्ता किस प्रकार का लोड इस पे डालेंगे, इस पावर पे किस प्रकार का लोड डालेंगे हमें नहीं पता है, न तो अल्टरनेटर को पता है। तो ऐसे लोड को हम क्या कहते हैं, अननोन लोड। इसको हम क्या कहते हैं, अननोन लोड। तो रीजन क्या हो गया, अननोन लोड के कारण अल्टरनेटर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। किस में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, अननोन लोड के कारण। तो आंसर आपका क्या होगा, किलो वोल्ट एम्पियर। अगर इससे बड़ी अल्टरनेटर है तो वो मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगी, है ना। अगर छोटी है तो किलो वोल्ट एम्पियर, उससे भी छोटी है तो फिर वोल्ट एम्पियर होगी, है ना, ये बात है। देखिए सवाल है 7वां नंबर का कि एक 3 कला प्रत्यावर्तक के तीनों वाइंडिंग कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पर ये व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देखिए, ये जो आर वाली है ना, ये आर फेस की है, और यहाँ से मैं वाई बना रहा हूँ तो ये वाई फेस की हो गई, और फिर ये बी फेस की हो गई, है ना, ये यहाँ से आपकी न्यूट्रल। तो ये R हो गई, ये Y हो गई, और ये B हो गई। ये तीनों आपस में 120 और 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो R होता है ये 0 डिग्री पर होता है, Y जो होती है ये -120 डिग्री पे होती है, और जो B होती है ये +120 डिग्री पे होती है ना, ये +120 डिग्री पे होती है। तो इस प्रकार से इनका एंगल होता है। तो ये कितना हो गया, कितने डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर आप कहेंगे कि Y के जगह अगर मैं B रख दूं तो क्या फर्क होगा, बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, है ना। फेज एंगल चेंज हो जाता है, और फेज एंगल चेंज होने से जो इस वाइंडिंग में जो करंट चल रही है, उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, जिससे अगर दिशा परिवर्तित हो गई तो इस सप्लाई को अगर मोटर में देंगे तो फिर मोटर की घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि मोटर उसी दिशा में रोटेट करती है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करता है। क्लियर है ना। चलिए, ओके रिपोर्ट है। सवाल है, एक दोष मुख्य संरक्षण के लिए सर्व उपयोगी होते हैं। किसके लिए सर्व उपयोगी होते हैं, जरा बताइएगा, किसके लिए सर्व उपयोगी होते हैं, प्रत्यावर्तक के लिए, परिणामित्र के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, या फिर ए क्या कर रहा है, अल्टरनेटर, और बी क्या कर रहा है, परिणामित्र, इसके लिए, है ना। ये किसके लिए होते हैं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, और कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या है। अब आप जरूर लिखिएगा कमेंट में, आप जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में देखिए क्या है कि आंसर डालने से, आंसर का क्वेश्चन का ऑप्शन डालने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। ये मत सोचिएगा कि मतलब कि सवालों का जवाब देने से क्या ही है, क्या होगा, हमें तो आ ही रहा है सवाल का जवाब, लेकिन आपको सवाल का आंसर आ रहा है तो कमेंट में आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, प्रत्यावर्तक और परिणामित्र दोनों का होगा। एक बात समझना, अगर मैं आपसे कह दूं कि दोष मुख्य संरक्षण जो एक युक्ति है ना, ये करंट से सुरक्षा प्रदान करती है या फिर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो ये किससे करेगी, ये धारा सुरक्षा, धारा से क्या करती है, धारा से सुरक्षा करती है। यानी कि अल्टरनेटर का, किसका, जो प्रत्यावर्तक है, इस प्रत्यावर्तक का जो स्टेटर है ना, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग को अतिधारा से सुरक्षा प्रदान करती है ना, अतिधारा से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो
अब ये भी ध्यान आप रखना है आपको कि अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग में जो एक्स्ट्रा करंट चलती है ना, उस करंट से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि रोटर में प्रवाहित करंट को। ठीक है ना, तो ये किससे सुरक्षा देता है? ये एक्स्ट्रा करंट से सुरक्षा देता है, ना कि वोल्टेज से। तो ये करंट प्रोटेक्शन युक्ति है। ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 9 है कि एक प्रत्यावर्तक शून्य भार पर आरोपित मैग्नेटिक फोर्स किस राशि के बराबर होता है? मैग्नेटिक फोर्स किस राशि के बराबर होता है? शून्य भार पर मैग्नेटिक फोर्स किस राशि के बराबर होता है? टर्मिनल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, आंतरिक वोल्टेज या प्रेरित वोल्टेज? प्रेरित वोल्टेज तो होगा नहीं, है ना, प्रेरित वोल्टेज तो होगा नहीं, और ना ही आंतरिक वोल्टेज होगी, है ना, और ना ही सप्लाई वोल्टेज होगी। क्या होगा आपका आंसर? आंसर आपका होगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज इज करेक्ट आंसर, है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर कोई प्रत्यावर्तक है और शून्य भार पर प्रचालित है, उस समय जो वोल्टेज होगा उसको हम नो लोड वोल्टेज कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको इसको नोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ई नोट बराबर अंडर रूड वी कॉस थीटा प्लस आई ए इंटू आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा प्लस आई ए इंटू रिएक्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये वोल्टेज चलता है, ये वोल्टेज चलता है ना, नो लोड के केस में। किस केस में? शून्य भार वोल्टेज, इसको हम क्या कहते हैं? शून्य भार पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वो ये वोल्टेज प्राप्त होता है, और इसी वोल्टेज के कारण करंट चलती है, और जो करंट